कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना स्पेसर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में न्यूटन की गति के नियम चल रहा था, आज इसकी अगली क्लास। तो भैया इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने इस चैप्टर में प्रथम नियम के बारे में बात करी, फिर बल, संवेग, द्वितीय नियम, फिर उसके बाद में हमने आवेग और तृतीय नियम पे चर्चा करी थी। फिर उसके बाद में हमने पिछली क्लासेस में मुक्त पिंड आरेख और उसके बाद में अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे चर्चा कर दी है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें रस्सी में तनाव पर चर्चा करनी है। किस पर चर्चा करनी है भैया? रस्सी में तनाव। इस पे आज की क्लास में चर्चा होगी, कल की क्लास में भी इसके ही थोड़े और उदाहरण लेंगे, है ना। आज हम इसे शुरू करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में हम स्प्रिंग बल और छदम बल पर आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो हम आज की क्लास में केवल रस्सी में तनाव क्या होता है पहले ये समझेंगे और इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करने वाले हैं। देखो बेटा, शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें। उम्मीद है रस्सी सभी ने देखी होगी, है ना। तो रस्सी क्या होती है? अगर मैं धागा भी मान लूं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से रस्सी के रूप में हम ले सकते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं कि खींचा और टूट गया, टूटने वाली कंडीशन नहीं मानेंगे। तो देखो मान के चलो अगर मेरे पास एक रस्सी है, तो उस रस्सी में क्या होता है बेटा, जब अगर कोई भी मतलब रस्सी अगर ऐसी जमीन पे पड़ी हुई है ना, तो उसमें अगर हमने कोई भी बल नहीं लगाया तो कभी भी टेढ़ी मेढ़ी जैसी तैसी पड़ी रहती है, उसको उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रस्सी को एक तरफ से खींचा तो भी फिर एक तरफ से खींचा तो आगे बढ़ सकती है। अच्छा, लेकिन अगर आपने रस्सी को दोनों तरफ से खींचा, है ना, मतलब मेरे पास एक अगर रस्सी है और उस रस्सी को मैंने दोनों तरफ से, है ना, पहले कैसी थी? पहले ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी, पहले ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी। अब क्या है? अब मैंने इसको खींच दिया है, तो खींचने की वजह से क्या आ गया है? इसमें तनन आ गया है या तनाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तनाव। माना मतलब अगर मैंने इसमें दोनों तरफ देख, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए रस्सी को लेकर कहानी शुरू करने से पहले, कि रस्सी को सर अगर आपने एक साइड से खींचा तो कुछ नहीं होगा। सो मैं एक तरफ से बांध दूं तो खींचू तो हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, बात बराबर ही है। अगर आपने उधर से बांध दिया तो उधर भी रस्सी पे बल लग रहा है और इधर के हाथ से भी आपने बल लगाया, तो रस्सी में तनाव उत्पन्न करने के लिए हमें दोनों तरफ से, या तो एक तरफ से बांध दो और दूसरी तरफ से खींचो, या अगर आप उसे कहीं से नहीं बांध रहे हो तो आपको दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा, तभी उसमें तनाव उत्पन्न होगा। तो रस्सी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब हम रस्सी में तनाव जो उत्पन्न होता है उसको लेकर और भी इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने यह सीखा था कि हमारा जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वह चीजों को धक्का लगाता है। जब हम चीजों को धक्का लगाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सबसे पहले क्लियर हो जाए दिमाग में कि जब हम चीजों को धक्का लगाते हैं तो उसमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनता है, लेकिन जब मैं खींचता हूं तब तनाव आता है। तो रस्सी में तनाव या तनी हुई रस्सी के, है ना, ये रस्सी में तनाव कैसे उत्पन्न होता है? तनी हुई रस्सी के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल के कारण तनाव उत्पन्न होता है ना। मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो यहाँ पर ये एक रस्सी थी, है ना, जैसे रामलाल रस्सी को खींच रहा है, तो यहाँ पे रस्सी थी पहले ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही आपने इसको दोनों तरफ से खींचा, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर खींचते ही इसमें यहाँ पर जो अणु है ये सब, अब ऐसा थोड़े ना कि खींचो तो टूट गई। हाँ, कोई भी रस्सी को खींचती टूट जाएगी क्या? नहीं, हम टूटने वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। हमने खींचा ताकि उसमें क्या आ जाए? अंदर की तरफ एक तनाव उत्पन्न हो जाए। क्लियर है कहानी? तो वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पर वो अंतर आणविक बल की वजह से, मतलब कि यहाँ पर जो आणविक बल लगेंगे, मतलब यहाँ पर जो एक परमाणु दूसरे परमाणु पर बल लगाएगा ना, ये सब ऐसे तो ना एक दूसरे भागने थोड़ी देंगे। जैसे तुम खींचोगे तो उसके बीच में आणविक बल लगने लगेगा, अंतर आणविक बल लगने लगेगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा? एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो रस्सी को खींचने पर यह क्रिया अथवा प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है ना। दोनों चीजें आएंगी, क्रिया भी आएगा और प्रतिक्रिया भी आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया हमें पता कि अगर आपने रस्सी को खींचना चाहो तो रस्सी भी आपको खींचना चाहेगी उधर, अगर आपने रस्सी को खींचना चाहा तो रस्सी भी आपको उधर खींचना जरूर चाहेगी। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है।
और एग्जांपल से समझते। मान के चलो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये रामलाल इसे खींचना चाहता है। रामलाल चाहता है कि मैं इस पे बल लगाऊं और इसे पीछे खींच लूं, तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखते हैं, आओ मिलकर समझे कि क्या रामलाल इसे पीछे खींच पाएगा। तो सर रामलाल लगा रहा है रस्सी पर बल, तो उसकी वजह से रस्सी में आ गया तनाव। क्या आ गया? तनाव। तो इस तनाव को, रस्सी में तनाव को हम टी से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे? टी से चिन्हित करेंगे। जैसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल को एन से चिन्हित करते थे, तनाव को हम टी से चिन्हित करना चाहेंगे। किससे चिन्हित करना चाहेंगे? टी से। तो अब अगर हम इसे पकड़कर खींचे तो क्या होगा? देखो भैया क्या होगा। तो सर यहां पर देखो, ये वाला जो हिस्सा है, रस्सी कहां से कहां तक पहले ये भी समझना पड़ेगा, है ना। ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो ब्लॉक का हिस्सा है, इधर के कोने पे रस्सी बंधी हुई है और रस्सी इसके हाथ में है। दो जगहों पे रस्सी बंधी हुई है, तो दोनों जगहों पे रस्सी टाइट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? टाइट हो जाएगी, खींच जाएगी। तो अब ये रस्सी खींचती, ये तो समझ में आना कि रस्सी अगर लूज पड़ी हुई होगी तो उसमें कोई तनाव बनने वाला नहीं है। अब ये रस्सी को जैसे ही हम खींचेंगे, हो सकता है 2 ब्लॉक हो, बीच में 3 ब्लॉक हो, लेकिन जब भी रस्सी को खींचा जाएगा तो इस रस्सी के अंदर जो बल उत्पन्न होगा उसको हम तनाव बल कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि जैसे हमारा नॉर्मल रिएक्शन जब 2 ब्लॉक के बीच में लगता था तो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पर धक्का लगाता था। क्या करता था? एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पे धक्का लगाता था। लेकिन यहां पर जब रस्सी में तनाव होगा तो यह इस ब्लॉक को खींचेगी। ब्लॉक नॉर्मल होता, जैसे अगर मान के चल यहां पर जो ब्लॉक थे, अगर मैं इस ब्लॉक को खींचा होता तो ये वाला ब्लॉक साथ में नहीं चला होता, लेकिन जब मैं धक्का लगाऊंगा तब दोनों साथ में चलेंगे, है ना। उसी प्रकार से रस्सी में क्या होता है? रस्सी में अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको खींचना पड़ेगा, है ना। तो पुल और पुश, इंग्लिश में कह सकते हैं पुल और पुश, उसमें पुल करना पड़ता उसका, उसमें पुश करते थे। तो यहां पर अगर हमने खींचा तो खींचने की वजह से क्या होगा बेटा? इस पूरी रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा और तनाव की जो दिशा होगी वो क्या होगी? तनाव की दिशा हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जिस बिंदु पर रस्सी बंधी है उस बिंदु से अंदर की तरफ या उस बिंदु को खींचने की दिशा में होगी। किस दिशा में होगी? खींचने की। ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन में धक्का देने की दिशा थी, इसमें खींचने की दिशा है। तो यहां पर, है ना, रस्सी में से खींचने की दिशा क्यों आई? देख भाई, यहां पर ये जो एक बल, ये 2 बिंदु थे, है ना, ये दोनों सिरे थे रस्सी के, इसको तुमने सोचा कि खींचूं, तो यहां पर ये रस्सी टूटी नहीं है, ये रस्सी टूटी नहीं है, तो इसमें तनाव क्यों उत्पन्न हुआ होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर ही अंदर क्या हुआ होगा? यहां पर अंदर की तरफ एक बल लगा होगा। क्योंकि ये टूटी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहां पर इस सिरे पर या इस छोर पर अगर आपने इधर की तरफ बल लगाया तो रस्सी के जो आणविक बल होंगे उन्होंने आपके हाथ के जस्ट पास में, सोच, वो सारे जो अणु हैं उसको अंदर की तरफ खींच रही होंगी, है ना। क्योंकि तुम बाहर खींचे तो उसे अंदर की तरफ, रुक जा कहां जा रहा है? यहाँ पर मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे अणु बैठा हुआ है ना, ये अणु, आपने बोला कि भैया ये अणु को खींचते हम, तो अंदर वाला अणु से वो मेरे को खींचा जा रहा है, तो अंदर वाले क्या सोचेंगे? भैया इसको ये आदमी बाहर ले जाएगा, इसको बचा लो, तो अंदर वाले सब मिलकर से अंदर खींचेंगे। चमकी ये बात, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये जो बल होगा तनाव का वो अंदर की तरफ होगा, है ना। यहाँ का अणु भी अंदर खिंचाएगा, ये वाला अणु भी अंदर की तरफ खिंचाएगा। तो ये वाला जो अणु है, ये वाले अणु जो सब है सभी अंदर की तरफ खींचेंगे और ये वाले भी सब अंदर की तरफ खींचेंगे। जो भी बिंदु होगा संपर्क बिंदु, उसमें अंदर की तरफ हमें तनाव बल बनाना है। ठीक है, अभी एफबीडी वगैरह बनाएंगे, चीजें समझेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक सी बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ऐसे कुछ बातें कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर तनाव बल संपर्क बिंदु से दूर अथवा बंधे हुए भाग से दूर लगता है। ये जो अभी मैंने आपको बात सिखाई वही, कि अगर हमारे पास, है ना, देखो, अगर हमारे पास ये ब्लॉक है तो आपने सोचा कि एक और डब्बा रख दूं, 2 डब्बे रख दूं मैं, है ना। तो ये 2 डब्बे हैं और इन दोनों डब्बों को मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं एफ बल से। तो यहां पर जो भी बंधे हुए हिस्से होंगे, ये एक बंधा हुआ हिस्सा है, ये एक बंधा हुआ हिस्सा है, तो इसमें अंदर की तरफ तनाव टी लगेगा।
ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऊर्ध्वाधर रूप से लटका दी जाए, है ना। तो अगर मान के चलो ऐसी रस्सी को लटका दिया, ये नीचे ब्लॉक लगा दिया, तो अब बंधे हुए हिस्से कौन कौन से, बंधे हुए बिंदु कौन कौन से, तो सर ये एक ये बंधा हुआ है और ये बंधा हुआ है। तो अगर ये वाला बंधा हुआ, ये वाला बंधा हुआ, तो इसमें अंदर की तरफ, तो ये इसे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ खींच रहे है ना। तुम यार इसके जीवन के बारे में सोच, जो ऊपर और आखिरी अणु है, तो वो देख, मान के चल के तू आखिरी अणु है ना, तो तूने छत को पकड़ के रखा हुआ है ना, छत को पकड़ के रखा है, तो छत क्या चाहेगी, मैं इसे ले लूं, लेकिन नीचे वाले कहेंगे नहीं मत जा, तो सब मिलकर तुझे नीचे की तरफ खींचेंगे। इसी प्रकार से इस अणु के बारे में सोच, इस अणु के बारे में सोच, तो नीचे एक एम द्रव्यमान है, एक नीचे एम द्रव्यमान है, वो नीचे जो एम द्रव्यमान है वो उसके भार की वजह से, एम जी की वजह से तुझे नीचे खींच कर ले जाना चाहता है, वो ले जाएगा नीचे खींचकर, तो वो नीचे खींच कर ले जाना चाहता है, लेकिन सारे अणु कहते हैं प्लीज मत जा, तो वो सब तुझे ऊपर खींचेंगे। तो यहाँ पे जो तनाव आएगा वो ऊपर की तरफ और इस बिंदु से नीचे की तरफ तनाव आएगा। सर ऐसे तो ये कट गया, हाँ, क्योंकि ये आंतरिक बल है ना, ये जो हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल वगैरह की बातें कर रहे थे, है ना। तो अगर मैं पूरी रस्सी पर बात करूं, ये अभी क्या हुआ है, ये दो इस बिंदु पर है, मैं पूरी रस्सी पे देखूं तो एक बल इधर, एक बल इधर, तो अंदर ही अंदर कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब हम फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए उत्पन्न कर रहे हैं ये सारी बातें। इसी प्रकार से अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यह जो है रस्सी को पूर्णतया अवितान्य माना जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, अवितान्य, इसका मतलब होता है इनएक्सटेंसिबल। मतलब क्या हुआ कि ऐसी रस्सी जिसको खींचने पर लंबाई में परिवर्तन ना आए, तनाव उत्पन्न करने पर लंबाई में परिवर्तन ना आए। तो अगर लंबाई में परिवर्तन ना आए तो उसे हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल या अवितान्य। तो ये वाली जो रस्सी हम मानेंगे, है ना, हम जो भी रस्सी मानेंगे बेटा, वह रस्सियां इनएक्सटेंसिबल या अवितान्य होगी। मतलब उनको खींचने पर, ना सर ऐसे तो वास्तविक जीवन में अगर हम खींचे बहुत जोर लगा, बहुत लगा, तो थोड़ा लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं, हम नहीं मानेंगे वो, है ना। हम लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं मानेंगे, ताकि कितनी ही संख्या में द्रव्यमानों को रस्सी से जोड़ा जाए, सबका त्वरण समान रहता है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान के चलो कि रस्सी खींच गई किसी दिन, है ना, ये एक द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान है, ये तीसरा द्रव्यमान है, इन सारे द्रव्यमानों को मिलकर मैंने खींचा, चल रहे जोर लगा के हईशा, तो अब ये खींच रहा हूं, तो अगर मान के चल ये वाली रस्सी थोड़ी सी लंबी हो गई, है ना, तो क्या होगा, इसका त्वरण और इसका त्वरण अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल या असंभव सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो रस्सी होगी, इस रस्सी को इनएक्सटेंसिबल या अवितान्य मानेंगे। क्यों हो जाएगा सर अलग अलग, क्योंकि जैसे मान के चल ये चल रहा था और ये रस्सी बीच में खुद ही खिंच गई, तो ये इस पर उतना त्वरण उत्पन्न नहीं करवा पाएगी, है ना। अरे यार, जैसे मान के चलो कि तुमने एक रबर बैंड ले लिया, है ना, एक रबर बैंड लो, है ना, इमेजिन करने पे एक रबर बैंड लो, और उसमें तो अब ये खींच रहा हूं, तो अगर मान के चल ये वाली रस्सी थोड़ी सी लंबी हो गई, है ना, तो क्या होगा, इसका त्वरण और इसका त्वरण अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल या असंभव सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो रस्सी होगी, इस रस्सी को इनएक्सटेंसिबल या अवितान्य मानेंगे। क्यों हो जाएगा सर अलग अलग, क्योंकि जैसे मान के चल ये चल रहा था और ये रस्सी बीच में खुद ही खिंच गई, तो ये इस पर उतना त्वरण उत्पन्न नहीं करवा पाएगी, है ना। अरे यार, जैसे मान के चलो कि तुमने एक रबर बैंड ले लिया, है ना, एक रबर बैंड लो, है ना, इमेजिन करने पे एक रबर बैंड लो, और उसमें रबर बैंड के दो सिरों से
दो ब्लॉक वगैरह ऐसे ही दो रबर बांध लो, अरे वो रबर होता है ना, वो ब्लॉक ही हो जाए, मिटाने वाला रबर, ठीक है। तो अगर आप अपने उसको खींचना चाहा तो इसको खींचना चाहो रस्सी खुद ही खींच जाएगी, इसको तो त्वरित ही नहीं करेगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो ऐसे ये रस्सी में जो तनाव आएगा वो पीछे वाले को खींच नहीं पाया, तो उसका कैलकुलेशन अभी हमारे बस की बात नहीं है, तो इसलिए हम इसे अभी तान्य मानेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके अलावा हम इसे भारहीन मानते हैं। जो रस्सी होगी वो भारहीन होगी, मतलब उसका कोई भार नहीं होगा, अभी के लिए मानेंगे, लेकिन आगे चलकर अगली क्लास तक हम जब पहुंचेंगे तब इसके में भी भार मानना शुरू कर देंगे, हम मानेंगे अच्छा इसका भी भार है। तो उसके लिए क्या होगा कि यदि, है ना, भारहीन रस्सी, तो भारहीन रस्सी में सभी बिंदुओं पर तनाव समान होगा, लेकिन अगर मान के चल कि रस्सी का भार हो जाए, भार आ जाए, तो सर वास्तविक जीवन में तो हर रस्सी का भार होता है, हाँ बिल्कुल वास्तविक जीवन में हर रस्सी का भार होता है, लेकिन हम अभी जब सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में तो हम मानेंगे कोई भार नहीं है रस्सी का। तो अगर भार आ जाए तो उसकी वजह से क्या है, रस्सी में भार आ जाए, तो है ना, तो रस्सी में अगर भार हो तो हर बिंदु का या सभी बिंदुओं पर तनाव भिन्न होगा। और वो कैसे निकालना है वो हम आपको आगे चलकर सिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये बिंदु कुछ हमें पता होने चाहिए रस्सी को लेकर। इसके अलावा अभी थोड़ी ही देर बाद हम घिरनी की चर्चा करेंगे। घिरनी मतलब पुली, या इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे वो कुएं से पानी जब हम निकालते हैं, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वहां पे ऐसी घिरनी लगी हुई होती है ना, जिसकी इस तरह से रस्सी निकलती है, इस तरह से भी रस्सी निकलती है, तो इधर से खींच रहे, इधर कुआं है भैया, इसमें बाल्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो ऐसी बाल्टी भरी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हम ये घिरनी से खींच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो घिरनी से खींची जाएगा, तो ये जो घिरनी होगी, ये घिरनी भी हम द्रव्यमानहीन और घर्षण रहित घिरनी मानेंगे, ना। घर्षण रहित घिरनी क्यों मान रहे, क्योंकि अगर घर्षण आ गया तो तनाव दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा, है ना, उसकी चर्चा हम कभी नहीं करने वाले, लेकिन द्रव्यमान की घिरनी वाली चर्चा हम आने वाले समय में जब घूर्णी गति पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें बस ये रस्सी के ऊपर ही चर्चा करनी है। तो चलो भैया, तो अब हमने सारी बातें समझ ली, रस्सी में तनाव कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ समझ लिया। अब हम इसमें जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, उदाहरण की तरफ बढ़ते। अब पूरे क्लास में उदाहरण करने वाले हैं, जैसे हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल में समझे थे। तो देखो बेटा, अब आपको एफबीडी वगैरह भी समझ में आता है, तो आप थोड़ा जल्दी से इन चीजों को आप पकड़ पाओगे। जैसे मान के चलो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से चीजें शुरू कर रहे हैं। मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ था, है ना, और ये ब्लॉक का द्रव्यमान m है। अभी बस एफबीडी बनाना सिखा रहा हूं मैं रस्सी को लेकर, बाकी हम आगे चलकर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे रस्सी थी, है ना। अब इस रस्सी में आपने इस तरफ लगाया बल F, है ना, आप खड़े हुए भैया, आपने बल लगाया F। तो अब यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका एफबीडी कैसा बनेगा, तो हमें तो समझ में आता है कि सर आपने इसे खींचा तो इसमें त्वरण आ जाएगा A इस तरफ, बिल्कुल सही बात, लेकिन इसका एफबीडी मुक्त पिंड आरेख कैसा बनेगा। तो देखो बेटा, जब भी रस्सी दिखे तो अभी स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, रस्सी के दो सिरे देखना है और उसमें अंदर की तरफ टी लिख देना है। क्या लिख देना है, टी लिख देना है, टी तनाव, क्लियर है, टी तनाव। तो यहां पर अगर मैं अब इस ब्लॉक को देखूं,
तो इस ब्लॉक के जीवन के बारे में क्या होगा सर, इस ब्लॉक को अलग से बना लेते हैं। इस ब्लॉक पे सर कुछ नहीं तो नीचे mg तो होगा ही होगा। अच्छा सर तनाव लग रहा है तो अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी लग सकता है क्या? अरे बालक लग सकता है ना। मान के चलो कि तुमने एक ब्लॉक को खींचना शुरू करा तो क्या जमीन से संपर्क थोड़ी ना छोड़ देगा वो, है ना। वो ऐसे बचपन के देखते ना, एक घोड़ा गाड़ी आती थी या एक छोटी वाली प्लास्टिक की गाड़ी, उसको रस्सी से खींचते रहते, चलो 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 नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे। तो वो क्या होगा, वो गाड़ी को अब जब तुम खींचते थे तो जमीन थोड़ी ना छोड़ देती थी, है ना, वो जमीन पे घिसती रहती थी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ अब इसमें तनाव बल, देख ध्यान से समझ लेना, दोनों बल फिर से समझा रहा हूं। नॉर्मल ने धक्का लगाने की कोशिश करी ऊपर, एमजी ने नीचे, तो इसलिए वो जमीन पे रह गया। लेकिन ये जो तनाव ये खींचना चाह रहा है इसे, और ये धक्का लगाना चाह रहा है, दोनों में अलग अलग कहानी है। चलो भैया, तो इसने इसे खींचना चाहा, तो अब यहां पर सर क्या होगा, इसका एफबीडी बना लेते हैं हम। बिंदु बनाया, टिंग 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 टिंग। तो अब क्या होगा, नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, और आगे की तरफ तनाव T होगा। और अगर आगे की तरफ तनाव T है तो उसकी वजह से त्वरण भी आगे की तरफ होगा। तो अगर मैं लिखूं परिमाणी बल y दिशा में F नेट लिखूं मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो सर y दिशा में अगर आप F नेट लिखोगे तो वह तो शून्य होगा, क्योंकि y दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो नॉर्मल माइनस mg बराबर शून्य लिख सकता हूं। तो ये तो अब मुझे चमकने लगा है सर कि चाहे जो हो जाए, क्षैतिज में अगर एक ब्लॉक रखा है तो उसमें नॉर्मल बराबर mg होता ही होता है, नॉर्मल बराबर mg होता ही होता है। अच्छा, जहां कहा क्या होगा सर जी, यहां पर बेटा क्या होगा, ध्यान से समझना। अब अगर मैं x दिशा की बात करूं तो x दिशा में परिमाणी बल जो है वो शून्य नहीं है, तो इसे मुझे ma के बराबर करना पड़ेगा। अब x दिशा में कौन सा बल लग रहा है सर, रस्सी खींच रही है, तो जो रस्सी खींचती है उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को तनाव कहते हैं। तो T बराबर हो जाएगा ma के बराबर। किसके बराबर हो गया, ma के बराबर। तो यहां से मैं त्वरण निकाल सकता हूं। अच्छा सर, लेकिन मुझे तो तनाव का मान तो पता ही नहीं है। तनाव का मान ध्यान रखना, अगर आप इस सिरे से खींच रहे हो, जिस भी सिरे से खींचा जाए, तो वहां पर अगर और कोई द्रव्यमान नहीं है, तो आपने अगर इस सिरे से खींचा तो सोचो यहां पर ये द्रव्यमानहीन है, वो जो आखिरी अणु है उसका द्रव्यमान ऑलमोस्ट 0 है। अब तुम उस पर बल लगा के इधर खींच रहे हो, तो इसके अंदर वाले जो सारे होंगे उनको कितना बल लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। तो सर आप जितना बल इधर लगा रहे हो उतना ही बल अगर ये सब लगा दे, उतना ही बल ये सब लगा दे तो ये अंदर रह जाएगा, वरना तुम्हारे साथ भाग जाएगा तो टूट जाएगी रस्सी। तो यहां पर जो तनाव होगा, है ना, जो तनाव होगा वो तनाव बराबर होगा बाह्य बल के। हमेशा होगा जब भी आप रस्सी को एक कोने से खींचा जाए, F बल से खींचने पर F बल से खींचने पर तनाव बाह्य बल के बराबर आता है। क्लियर है? तो ये इसके बराबर कर दिया, तो अब यहां से F बराबर ma आ गया, तो सर वो a त्वरण से आगे की तरफ जा रही है ना। तो अगर इन दोनों को मिलाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को मिलाकर सर F बराबर ma, या मैं a का मान लिख सकता हूं F बटा m। तो ये तो मेरे कॉमन सेंस से भी मुझे समझ में आ गया था कि सर अगर आप F बल से खींच रहे हो तो इसमें और कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये भी F बल से आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है कहानी? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें पहले हम विराम अवस्था में चर्चा करेंगे, है ना। किस में चर्चा करेंगे, विराम अवस्था में। जैसे हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करी थी, तो जब विराम अवस्था में वस्तु रहती है तो क्या क्या हो सकता है उस पर चर्चा करी, तो वैसे ही यहाँ पर विराम अवस्था में पिंड पर चर्चा, ठीक है।
तो अब यहां पर जब विराम अवस्था में रहता है तो क्या होगा, विराम अवस्था में रहेगा मतलब एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं पहले कंडीशन में। इसमें जो पहले प्रकार का सवाल होता है बेटा, इसमें हमें ऊर्ध्वाधर रस्सी से लटके ब्लॉक के बारे में बात करना है। ऊर्ध्वाधर रस्सी से लटके ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मान के चलो कि यहां पर एक ब्लॉक था जिसको मैंने एक रस्सी से लटका दिया, तो यहां पर ये इसका द्रव्यमान है m, है ना, और ये रस्सी है भैया। तो अब हमें निकालना है कि इस रस्सी में तनाव कितना आएगा। क्या निकालना है, रस्सी में तनाव। तो रस्सी में तनाव कैसे निकलेगा, देखो भैया फिर से एफबीडी बनाएंगे। हाँ जी सर, यहाँ पर क्या सिखाया मैंने तुम्हें, रस्सी के कोने पहचानो। पहले तो हरे कलर से बना देते हैं। देखो ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है, तो इसमें अंदर की तरफ और इसमें भी नीचे की तरफ टेंशन टी लगेंगे। तो अब मैं अगर इस सिरे के बारे में सोचूं तो इस सिरे में क्या हो रहा है, छत पे एक नीचे तनाव लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है छत को इसे उतनी ही बल से पकड़ के रखना पड़ेगा। ऐसे भी पूछ सकते हो कि छत पे तनाव कितना है, तो छत पे तनाव कितना है, जितना यहाँ पर नीचे उत्पन्न होगा उतने ही तनाव से छत पर भी उस रस्सी को पकड़ा होगा छत ने। अब हम ब्लॉक की बात करते हैं, एकदम आसान बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। तो सर ब्लॉक के बारे में बात करें अगर हम, तो ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब कोई नॉर्मल नहीं है, क्यों नहीं है नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर ये सतह के संपर्क में नहीं है। तो अगर संपर्क में नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। तो अगर नॉर्मल नहीं है तो ऊपर की तरफ केवल एक ही बल है जिसको हम बोल सकते हैं टी। क्या बोल सकते हैं, टी। और कोई त्वरण नहीं है, त्वरण सर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, तो दोनों बराबर हो गए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा T बराबर mg। क्या हो जाएगा, T बराबर mg, बिल्कुल बेसिक सी बात। अच्छा सर, अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो गए तो क्या करेंगे, अरे भैया लो भैया, एक से ज्यादा ब्लॉक बना देते हम। यहाँ पर ये बना दिया m1 है ना, ये बना दिया, चलो 2 ही बनाते हैं अभी। अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो गए तो क्या करेंगे, अरे भैया लो भैया, एक से ज्यादा ब्लॉक बना देते हम। यहाँ पर ये बना दिया m1 है ना, ये बना दिया, चलो 2 ही बनाते हैं अभी। 3 बना दो क्या, चलो रे रहम कर दो थोड़ा सा, फिर हम छोटे बच्चे हैं। चल 2 ही बना, एक बनाया m1, एक बनाया m2। अब क्या होगा, अब कितनी रस्सी है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो रस्सी के जो छोर है उनको मार्क कर दो। हाँ कि सर ये कोने हैं रस्सी के। अब यहां पर तनाव क्या आएगा, तो यहां पर जो तनाव होगा वह इस रस्सी में तनाव। तो सर इस रस्सी में क्या करना है, बस दिमाग को थोड़ा सा शांत कर और जो भी कोने हैं उससे अंदर की तरफ डायरेक्शन बना दे, दिशा बना दे। सर ये एक दिशा इधर की आ गई, ये दिशा इधर की आ गई, इसमें दिशा ऊपर आई, इसमें एक दिशा नीचे आई। तो सर आपने बोला तनाव तो टी होता है, बिल्कुल सही बात। तो ये तनाव भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। ये T1 है, ये T2 है। क्यों अलग अलग तनाव हो गया, क्यों अलग अलग तनाव कर दिया मैंने, ध्यान से समझना। क्योंकि अब अगर एक रस्सी देख, मान के चलो एक ही रस्सी थी, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर लिए, 2 टुकड़े कर दिए उसके। तो उसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया, उसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया, फिर रस्सी लगा दी, फिर एक और ब्लॉक लगा दिया, फिर रस्सी को ऊपर बांध दिया मैंने। तो ये तो कॉमन सेंस से हमें समझ में आ सकता है बेटा कि सर जो बीच वाली रस्सी है, ये जो नीचे वाली रस्सी है, उसके जीवन में एक ही कार्य है कि केवल m1 को पकड़ के रखूं मैं, बस। ऊपर वाली जो रस्सी है उसके जीवन में ये कार्य है कि सर m2 को पकड़ के रखूं। तो m2 के नीचे जो रस्सी है उसने m1 को पकड़ के रखा हुआ है, इसने m2 को पकड़ कर रखा हुआ है। या अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाऊं तो इस रस्सी ने m1 और m2 दोनों को पकड़ के रखा है। अगर ये रस्सी टूट गई, सोच अगर ये रस्सी टूट गई तो कौन गिरेगा, दोनों गिर गए। अगर ये रस्सी टूट गई तो कौन गिरेगा, केवल m1 गिरेगा। तो बात एक ही है या अलग अलग है,
आया फील कि ये बात क्या है, अलग अलग है सर, कि इसमें और इसमें तनाव अलग अलग करना ही पड़ेगा रे, है ना। अगर ये रस्सी टूटेगी तो दोनों गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस रस्सी ने किसको संभाल के रखा है, दोनों को संभाल के रखा है। अभी वो याद कर, ऐसा कुछ कुछ मैंने नॉर्मल रिएक्शन बताया था, अभी फिर से इसको एफबीडी बनाए बिना ही सॉल्व करना सिखा दूंगा। नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा कुछ कुछ बताया था कि सर डब्बे पे डब्बा पे डब्बे पे डब्बा। तो आपको जब भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, विलंब प्रतिक्रिया बल निकालना हो किन्हीं भी दो डब्बों के बीच का, तो उसके ऊपर वाले डब्बे देख ले, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन धक्का मारता था। वैसे ही यहां पर भी अब एफबीडी बनाया है, अभी बस 2 मिनट में तुम्हें सब दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो देखो भैया, ये तो समझ में आ गया, टेंशन अलग अलग है ना। तो इसको चाहो तो स्टैंडर्ड ही बना लो। कैसा स्टैंडर्ड बना लो कि जब भी द्रव्यमान बदले या ब्लॉक के बीच में द्रव्यमान या स्ट्रिंग के बीच में द्रव्यमान आ जाए तो तनाव अलग अलग होता है। भले एक ही कंपनी की स्ट्रिंग हो, एक ही कंपनी की रस्सी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, है ना, एक ही कंपनी की रस्सी हो, जुड़वा रस्सी है, कैसी है, जुड़वा रस्सी, एक साथ बनी थी, एक साथ पैदा हुई थी, या एक ही के मैंने 2 हिस्से कर लिए, एक ही के 2 हिस्से कर लिए, लेकिन फिर भी तनाव अलग अलग आएगा, दोनों में 100% गारंटीड है। क्लियर है कहानी। तो यहां पे लिख लो कि जब भी रस्सी के बीच ब्लॉक आएंगे तो तनाव बदल जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। शुरू करते हैं M1 के जीवन से। तो सर M1 के जीवन में ध्यान से देखना, M1 के जीवन में नीचे की तरफ M1G लगेगा, पृथ्वी माँ का प्यार, पृथ्वी माँ बुला रही है, आ जा तू आ जा। लेकिन इसको ऊपर की तरफ एक स्ट्रिंग ने रोक रखा है T1 तनाव से। कितने तनाव से, T1 तनाव से, और कोई बल इस पे नहीं लग रहा, संपर्क में नहीं है, सतह नहीं है, तो नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा जी सर, और बताओ। तो देखो बेटा, यहां पर अब मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं कि नीचे की तरफ M1 है, ऊपर की तरफ T1 है, और यहां पर Fnet तो 0 है, Fnet 0 है, मतलब T1 बराबर M1G है, T1 बराबर M1G। अरे ये तो चमकता है ना, फिर बाबा लिखोगे T1 माइनस M1G बराबर होगा 0, उधर चले गया T1 बराबर M1G हो गया। तो कॉमन सेंस है, नीचे और ऊपर का बराबर है, तो T1 बराबर M1G हो गया। अच्छा जी सर, अब देखो एफबीडी बनाते हैं M2 के लिए, अब आएगा मजा, अब है कसौटी जिंदगी की। नीचे M2G लग रहा है, M2 को देख जरा, ये रहा सर। इसमें नीचे की तरफ देख, कुछ भी ना हो, पृथ्वी पर तो है, तो सबसे पहले वो तो बनाना ही है अपन को, वो तो होगा ही रे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर पृथ्वी पे तो M2G तो लगेगा ना, धरती माँ का प्यार हर जगह है ना, बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी M2G नीचे की तरफ लगाएगी। अच्छा, अब इसमें ऊपर की तरफ सर तनाव T2 लग रहा है, ओके। और साथ ही साथ ये जो रस्सी है, इस रस्सी ने, जो बीच वाली रस्सी है, इसने M1 को ऊपर खींच रखा है, और अगर M2 के जीवन के बारे में सोचेगा तो वो रस्सी उसे नीचे की तरफ खींचना चाह रही है। तो यहां पर एक T1 नीचे की तरफ भी लगेगा। T1 कहां लगेगा, नीचे की तरफ भी लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ब्लॉक के नीचे ब्लॉक है, तो वो जो ब्लॉक है उसे नीचे खींचना चाह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर करूं तो क्या हो जाएगा सर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ हो जाएगा T2, और नीचे की तरफ हो जाएगा T1। तो अगर मैं अब Fnet बराबर 0 कर दूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे, ऊपर वाले बल नीचे वाले बल के बराबर होंगे, तो T2 जो बराबर होगा वो T1 प्लस M1G के बराबर, M2G के बराबर होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाली रस्सी में है T2, और ऊपर वाली रस्सी को दोनों को संभाल कर रखना है। तो यहां पर T1 का मान आ चुका था मेरे पास ऑलरेडी, उठाकर अगर मैं चिपका दूं इसे तो T2 आ जाएगा मेरे पास M1G प्लस M2G। तो कुछ बच्चों को तो बात चमक गई, जिनको नहीं चमकी उन्हें चमका देता हूं। देखो भैया, है ना, यहां पर इस ब्लॉक के ऊपर जो रस्सी है उसे किसको पकड़ कर रखना है, किसको खींच कर रखना है, सर M1 को खींच कर रखना। तो इस रस्सी में तनाव आया था M1G। इसी प्रकार से इस रस्सी को किसको खींच कर रखना है, सर इस रस्सी को दोनों को खींच कर रखना है। तो इस रस्सी में तनाव आया M1G प्लस M2G। बोल हाँ की ना,
आया मजा, है ना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सोच और ध्यान से समझ और ध्यान से कर, है ना। अगर मेरे पास ऐसे 3 ब्लॉक होते तो वो नॉर्मल में काम था धक्का देने का, तो उसमें देखते थे कि ऊपर कितने ब्लॉक थे, इसमें है खींचने का, तो इसमें देखना पड़ेगा रस्सी के नीचे कितने ब्लॉक है, उन सब का योग कर दो तो हमें तनाव मिल जाता है। तो एसपी स्टार मेथड से बिना एफबीडी बनाए अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, है ना। अब ऐसा बोलेगा वो कि इन दोनों की 2 किलो और 3 किलो रस्सी के बीच में तनाव, है ना, क्या बोलेगा, 5 किलो और 3 किलो के बीच की रस्सी का तनाव इसी प्रकार से पूछा जाएगा 2 किलो और 3 किलो। बताओ भैया आंसर कमेंट में फटाफट फटाफट। 2 किलो और 3 किलो के बीच की रस्सी में तनाव, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाना चाहिए। अब एसपी स्टार मेथड से बिना पेन उठाए हम इस सारी बातों का जवाब दे सकते हैं। देखो भैया, अगर मैंने बोला यहाँ पे तनाव T1 है, यहाँ पर तनाव T2 है और यहाँ पर तनाव T3 है, तो T1 T2 T3 का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर कि ये A पार्ट है, ये सर कि ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ऐसे C पार्ट भी बन सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर हमने बोला कि A 5 किलो और 3 किलो, तो 5 किलो और 3 किलो के बीच में, तो वो जो रस्सी है उसके नीचे कौन कौन है ये सोच। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर वाले से मतलब है, तनाव को नीचे वाले से मतलब है। एसपी स्टार का नीचे लाइन लिख ले, क्या लिख ले कि तनाव को नीचे वाले से मतलब है, तनाव को नीचे वाले से मतलब है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल को, नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर वाले से मतलब है। लिख कॉपी में और यहां ध्यान दे। चलो भैया, तो 5 और 3 ये रहा 5 और 3 के बीच में तनाव, तो सर यहां पर जो T2 आएगा, T2 जो आएगा उसको नीचे वाले सारे से मतलब है, तो नीचे कितने द्रव्यमान है सर, 3 किलो प्लस 2 किलो इंटू जी, या मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, हो जाएगा 5 जी, या लिख सकता हूं 50 न्यूटन। जी का मान 10 रखा है, ऐसे मत देखो मुझे, लिख दो रे, लिख दो, अभी 2 कमेंट कर देंगे सर ये 10 का सवाल आता है, दिया है सवाल में। चलो इसी प्रकार से बी पार्ट, अरे भैया एफबीडी नहीं बनाना तो हमको चुटकी बजाते ही जवाब। तो 2 किलो और 3 किलो के बीच में क्या हो रहा है सर, 2 किलो और 3 किलो के बीच में अगर देखे तो इस रस्सी को केवल 2 किलो वाले को पकड़ के रखना है और किसी को नहीं पकड़ना है। तो यहां पर T3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू जी, क्योंकि 2 किलो 2 mg, मतलब mg करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है 2 इंटू 10, ओहो मतलब हो गया 20 न्यूटन। अच्छा, ऊपर वाली रस्सी में पूछ लो कितना आता, 100 न्यूटन कर दो क्या, चलो पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता देते, अरे ऐसे ही बता देते, अरे हम तो T1 का मान क्या आएगा, T1 का मान कितना आएगा, T1 का मान आएगा सर, T1 वाली रस्सी को सबको पकड़ के रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू जी, ये हो गया 10 जी या 100 न्यूटन। क्लियर है कहानी। तो ऐसे आसान से सवाल हम सभी से बहुत बढ़िया तरीके से बनने चाहिए। अब करते हैं सवाल में थोड़ा ट्विस्ट और लेते हैं एक और नया रोमांचक सवाल। अब प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब मेरे पास, चल अभी थोड़ा सा कम ट्विस्ट करते हैं, फिर थोड़ा और ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। अभी मेरे पास ये ऐसी दीवार है ना, मैंने क्या किया, करी थोड़ी सी चालबाजी, यहां पे लगा दिया एक m द्रव्यमान, ठीक है, एक m द्रव्यमान लगा दिया, m का मान 10 किलो है ना, और बोला कि यहां पर ये वाला जो कोण है
ये वाला जो कोण है वो 37 डिग्री है और ये वाला जो कोण है वो 53 डिग्री है। अच्छा, सवाल में दिया जा रहा है आपको ये, मतलब ये कुल मिलाकर पूरा कोण 90 डिग्री है और बोला गया, सब बताएगा सवाल में, ये तनाव है T1, ये तनाव है T2। तो आपको T1 और T2 का मान ज्ञात करना है। T1 और T2 का मान ज्ञात कीजिए। सोचो कैसे करेंगे। साम्य अवस्था में है, परिमाणी बल 0 होगा। कैसे करे ये सवाल अब हम, यहां पर अब ये साम्य अवस्था में है, इसका मान 10 किलो दिया हुआ है। अब तुम्हें जैसा दिख रहा है, जैसा सोच सकते हो करो और बताओ क्या होगा। तो सर क्या करें हम इसके जीवन में? देखो भैया, हम क्या कर सकते हैं, हम बनाएंगे FBD। तो सर यहाँ पर T1 दिया, यहाँ पे T2 दिया, यहाँ पे तो कुछ तनाव होगा ही नहीं, यहाँ पर कितना तनाव होगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो देखो भैया सुनो मगर ध्यान से, ये आ गया है एक जॉइंट। तो जब भी जॉइंट आ जाए, बीच में द्रव्यमान आ जाए, तो अब ये रस्सी और ये रस्सी, तीनों रस्सी अलग अलग है। सबसे पहली बात लिख लो, तीनों रस्सी अलग अलग है, अलग अलग है। तनाव भी अलग अलग होगा। तनाव भी अलग अलग होगा। आप ऐसे बार बार जाकर उधर करके क्या होता है, टच करके? अरे क्या होता है बेटा, ये बोर्ड पे है ना, ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पेन रबर वगैरह सब। तो ये रबर पेन अगर यहाँ आ जाते तो लिखने नहीं देते कोने में मुझे ना, तो मैं उनको उधर खसका देता हूँ ले जाकर। चल अब सोचो भैया, रस्सी में तनाव अलग अलग होगा, तो रस्सी में तनाव अलग अलग होगा तो क्या मतलब होगा इसका? तो देख यार, ये वाली रस्सी और ये रस्सी तीनों रस्सियों में तनाव अलग अलग होगा। तो मेरे को एक बात तो पता है सर, क्या कि अगर इसमें तनाव T1 इसमें T2 है, तो सर बिंदु से आपने नीचे की तरफ नहीं बनाया। देख सवाल में दोनों तरफ बना के दे, जरूरी नहीं है ना, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए इधर से इधर तो चमकता है। अब ये एक पॉइंट है, तो उससे एक तनाव इधर होगा और एक तनाव नीचे की तरफ होगा। इस तनाव को हमने बोला मान लो T है। कितना है? T तनाव है। अब हम बनाने जा रहे हैं FBD। तो यहां पर अगर मैं M का FBD बनाऊं तो M पर नीचे लगेगा mg और ऊपर की तरफ लग रहा है T तनाव, और कुछ भी नहीं है उस पर, देख ध्यान से। तो सर यहां पर T बराबर तो आ गया mg के, या मैं लिख सकता हूं सर 10G या 100 न्यूटन के बराबर आ गया। G का मान 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। अच्छा सर अब क्या करें हम? ये तनाव तो हमें मिल गया, इसका तनाव तो हमें मिल गया। अब हमको T1 T2 निकालना, तो कैसे पहुंचे T1 T2 तक? तो देखो बेटा, अब हम जा रहे हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु को नाम दे देते हम, क्या नाम दे, क्या नाम दूं इसे में? O दे दो, चलो तुम्हारा नाम लिख लो, चलो। तो यहां पर O बिंदु पर, तो अब हमारी कहानी होगी O बिंदु पर। यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही काफी सवाल आपको मिलेंगे आने वाले समय में, है ना, जिसमें अभी तो मैंने थोड़ा सा मतलब ना तो ज्यादा कठिन लिया ना तो बहुत आसान ले लिया ना, बीच में कहीं लिया है। तो इससे थोड़ा सा और आसान सवाल आएगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो देखो बेटा, अब यहां पर हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो बनाते हैं। तो O बिंदु को बनाओगे तो O बिंदु पे T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है और T नीचे की तरफ लग रहा है। तो O बिंदु को बनाओ, तो O बिंदु पर T नीचे की तरफ है, T1 इस दिशा में है और T2 इस दिशा में है, और कोण दिए हुए यार अपन को, क्या दिए हुए? कोण दिए हुए। कितने दिए हुए सर? इधर वाला कोण जो है वो 37 दिया हुआ है और इधर वाला कोण 53 दिया हुआ है। सॉरी, तो ये कोण 53, ये कोण 37 डिग्री दिया हुआ है। तो ये T1 T2 T का मान आ गया। T1 T2 को निकालने का है। कैसे करेंगे आप? देखो रे भैया, अब क्या करेंगे हम,
अब हम यहां पर इसके घटक ले लेंगे। देखो अगर ये साम्य अवस्था में है तो एफ नेट शून्य होना चाहिए, एफ नेट शून्य होना चाहिए। तो अगर एफ नेट शून्य होना चाहिए बेटा तो एफ नेट एक्स दिशा में भी और वाई दिशा में भी शून्य होना चाहिए। तो अब हमने इसी दिन के लिए तो घटक वटक लेना सीखे थे, तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो T2 के घटक ले लूंगा, तो T2 का एक घटक इधर को आएगा और T2 का एक घटक ऊपर को आएगा। इसी प्रकार से T1 के भी दो घटक हो जाएंगे, एक घटक इधर को आएगा और एक घटक इधर को आएगा। तो ये घटक कितने कितने होंगे, क्या मैं इनका मान लिख सकता हूं? बिल्कुल। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि कोण के 7 घटक लोगे तो वो कॉस में जाएगा और कोण के 7 घटक नहीं लोगे तो वो साइन में आएगा, है ना। तो यहां पर इधर वाला जो घटक हो जाएगा वो T2 साइन 53 हो जाएगा और उधर वाला जो घटक हो जाएगा वो T1 साइन 37 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से ऊपर वाले दोनों घटक भी लिख सकते हैं। अभी हम एक्स दिशा की बात कर लेते हैं। एफ नेट एक्स दिशा में तो ये शून्य होना चाहिए, क्योंकि एक्स दिशा, अरे ऐसा थोड़ा ना कि ब्लॉक जो है ऐसा हिल रहा है, ऊपर नीचे कहीं गति नहीं कर रहा, बस रुका हुआ है, ये दो हाथ है और ये बस ऐसा बीच में रुका हुआ है। देखो तो यहाँ पे एफ नेट एक्स दिशा में शून्य होना चाहिए, मतलब T1 साइन 37 बराबर होना चाहिए T2 साइन 53 के। तो T1 गुणा 3/5 बराबर होगा T2 गुणा 4/5। T1 गुणा 3/5, T1 गुणा 3/5, T2 गुणा 4/5 हो जाएगा। तो सर ये 5 ने 5 से काट दिया, तो ये 3 T1 बराबर आ गया 4 T2 के। ये T1 T2 में पहला संबंध मिल गया हमें। अब ऐसे ही अगर मैं y दिशा की बात करूं, एफ नेट y दिशा में भी शून्य होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ T1 T2 के जो घटक है उसको नीचे T को बैलेंस करना होगा। आ गया स्वाद जीवन का, है ना, यही असली मजा है। क्या बोल रहा हूं, देख एक T इधर लग रहा है, एक T इधर लग रहा है, उसके क्या घटक होंगे, ये दोनों इधर वाले इधर वालों को बैलेंस करेंगे और दो ऊपर चले जाएंगे, ये जो दो ऊपर जा रहे हैं उसको एक नीचे T वाले को बैलेंस करना होगा। अरे ये दो है ना, ये दो के दो घटक इधर आएंगे तो ये वाले जो होंगे ये वाले एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। ऐसे ही ये वाले जो होंगे इसके भी दो घटक आएंगे तो दो ऊपर की तरफ है उसको नीचे वाले को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो सब साम्य अवस्था में रहेंगे। नई डांस स्टेप मिल गई। चलो यहां पर एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, देखो तो y दिशा में हो जाएगा T2 साइन 53 कॉस जाएगा उधर, कॉस 53। अरे ये घटक है, लिख दो भैया लिख दो, वरना दो बच्चे तेजस्वी लोग लिख देंगे नीचे। बिंदु तो यहाँ पे हो जाएगा T2, इसको बड़े बड़े एरो कर देता हूँ थोड़े से ना, तो कहीं हमें दिखाई दे। ये ऊपर एक तरफ एरो ले जाते हैं, एक हो जाएगा T2 cos 53। अरे भाई साहब पेन ना चलत है। T2 cos 53 और ये वाला जो घटक आएगा ये भी आ जाएगा T1 cos 37। तो इसलिए लिख रहा हूं T2 cos 53 प्लस T1 sin 37। अरे नहीं cos 37, T1 का भी cos है तो cos 37 बराबर होगा कैपिटल डी के, और कैपिटल डी का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके। चलो भैया तो जल्दी जल्दी भेज सकते थे, आंसर आ चुका है हमारे पास। तो जगह से T2 cos 53 होगा 3/5 और होगा प्लस T1 cos 37 होगा 4/5, है ना। ये कोई कमेंट में नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे करते हो, ये एक जादू है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये मान ऐसे होते हैं। चल अरे याद है ना, ये हर बार 3753 ही लूंगा मैं, उससे आंसर अच्छा आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, नहीं कोई गड़बड़ नहीं करी है, हम कभी गड़बड़ नहीं करते। तो यहाँ पर अब हमें T1 T2 दोनों ही नहीं पता, तो ये T1 T2 में एक संबंध है, वहां पर दूसरा संबंध बन रहा है T1 T2 में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने सोचा कि सर T1 का मान निकाल लू मैं, तो जगह 4T2/3 जो होगा उसको उठा के वहां रख दे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा T2 × 4/5 प्लस
T1 की जगह हम लिख देंगे 4T2 बटा 3 इंटू 4/5 इक्वल्स टू T। इसको सॉल्व करके T2 का मान निकाल रहे हैं हम, है ना। तो देखो बेटा, इसमें से एक काम कर सकते हो आप, इस पूरे में से लिख दो इसे 3T2 बटा 5 प्लस 4, तो 5 कॉमन निकाल लेते है ना। तो यहाँ से चलो यार 5 कॉमन कर देते, तो क्या जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16T2 बटा 3, है ना। ऐसे हवा टाइट मत करो अपनी, आसान सवाल बनना चाहिए सबसे। तो 1/5 है ना, ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, हो जाएगा 9T2 प्लस 16T2 बराबर होगा T के। तो यहां से बेटा अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 और 6, अरे नहीं 9 आएगा, वहां पे 9 आएगा, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 9T2 प्लस 16 तो 25T2, तो 25T2 बटा 3 गुणा 1/5 और T का मान आपको ऑलरेडी पता है, उठा के रख दो, आंसर आ चुका है आपके पास T2 का। तो एक बार रखते ही कितना आया, देखो 1/5 गुणा 25/3, मैं खुद के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं। T2 बराबर T मुझे आता है, ये T का मान कितना है 100, तो ये 100। तो देखो काटा पीटी मचाएंगे अब, तो ये 25 ये कर दो सीधे 4, खत्म ही कर दिया हमने खेल। तो कितना हो गया, T2 का मान आ गया ये 5 गुणा 3 गुणा 4, तो आ गया 60 न्यूटन। इतनी जल्दी कैसे कर दिया, गुणा करके देख ले, है ना। 15 गुणा 4 60 आएगा। ऐसे ही अगर मैं T1 निकालू तो ये उठा के रख दो। T1 क्या है, T1 है सर 4/3 T2, T1 क्या है 4/3 T2, तो उठा के रखो एक बार, 4/3 गुणा 60, ये हो गया 20, तो गया 80 न्यूटन। तो हमने T1 T2 दोनों के मान निकाल लिए हैं, ठीक है। ये सबसे कठिन में से एक था कह सकते हो, है ना। इससे आसान ही यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे और ऐसे और भी क्वेश्चंस होमवर्क में भी देखेंगे, है ना। इसमें यूजुअली एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो मुझे लगता है आप लोगों से हो जाना चाहिए, जिसमें एक कोण 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये ज्यादा आसान है। यहाँ पर अगर मैं एक कोण दे दूं 53, तो फिर से T के घटक कर लो दो, एक घटक ऊपर आएगा, एक घटक इधर आएगा, है ना। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के घटक बराबर कर दिए जाएंगे, है ना। ऐसा एक सवाल हम क्विज में लेंगे, है ना, और होमवर्क में भी देंगे। इससे थोड़ी सी हिंट दे दी अभी, चलो चीटिंग करवा दी सर आपने। हाँ भैया, तो ऐसा एक T1 और T2 हमने पता कर लिया। अब हम क्या करें, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली यार। अब हमने बातें करी, ये सब कुछ विराम अवस्था के लिए बातें करी कि वस्तु रुकी हुई थी तो क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी गति की, है ना। एक सवाल लेंगे गति पर, फिर हम घिरनी को लेकर कल सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, तो गति को लेकर क्या सवाल कर सकते हैं, इसमें भी एकदम आसान कंसेप्ट से शुरू करेंगे, है ना। मान के चलो, अब एक ब्लॉक की गति तो मैंने तुम्हें दिखा दी थी, अब 2 ब्लॉक की गति से शुरुआत करते हैं। मान के चलो यहां पर एक ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, इस पर F बल लगाया जा रहा है। तो आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक से भी सोच सकते हो, अगर सीधे सोचे तो बहुत बढ़िया बात, है ना। अब हम त्वरण की बातें करेंगे, तो हमको निकालना होगा M1 और M2 का त्वरण, और M1 M2 के बीच की रस्सी में तनाव। क्लियर है, चलो हो जाओ शुरू। कमांडोस कम ऑन, कैसे करेंगे, सोचो। तो सर इसमें बनाना पड़ेगा टेंशन, तो यहां पर होगा, यहां पर आएगा T टेंशन इधर को आएगा T टेंशन इधर। ये वैसा ही है कल जिसपे हमने नॉर्मल पे चर्चा करी थी। अब हम बनाएंगे सर जी इनका FBD, तो इनका FBD से क्या पता चलेगा, देखो फिर उसके बाद में पता चल जाएगी हमें शॉर्ट ट्रैक। तो यहाँ पर क्या होगा रे, क्या कोई ऐसा डायरेक्ट सोच सकता है, कल जिससे मैंने सिखाया, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई डायरेक्ट सोच सकता है कि सर यार ये M1 और M2 है, ये इन दोनों पे एक बल F लग रहा है, तो जो त्वरण आएगा वो F बटा M1 प्लस M2 आएगा,
F बटा M1 प्लस M2। देखते हैं आता है या नहीं आता है। यहां पर सर जी अगर हम करें तो ये ब्लॉक है M1, इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा M1 है जी, और इसको ऊपर इसका खुद का नॉर्मल N1 लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको खुद को इसका नॉर्मल एक ऊपर लग रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करने वाला नहीं है भैया। अच्छा, अब इसमें आगे की तरफ एक टेंशन T लग रहा है बस, और इसी वजह से इसका त्वरण भी आगे A है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसी ही बात M2 के लिए करते हैं। तो M2 के जीवन में है तो बहुत समस्या। नीचे लग रहा है M2 जी, ऊपर लग रहा है N2, आगे की तरफ इस पे लग रहा है एक बल F और पीछे की तरफ लग रहा है तनाव T। एक ही तनाव होंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में एक ही रस्सी है। सर यहां भी तो रस्सी होगी, हाँ बेटा अगर यहां भी रस्सी होगी तो उस रस्सी में, मैंने क्या बोला, खींचेंगे जब तो उस रस्सी में F के बराबर ही तनाव होगा, तो उसमें कोई ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है। कैसे करे अब हम ये सवाल। तो सर यहां पर त्वरण भी बना दो यार। मैं एक काम करूं क्या यार, तुम लोगों को और थोड़ा सा एडवांस करते जाऊं धीरे धीरे, है ना। सर वो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम बच्चे बड़े होंगे। अब मान लो हम बच्चे बड़े हो गए, तो हम बच्चे बड़े हो गए, तो इसमें मेरे विचार से यार ऐसा साफ दिखता है कि सर तनाव T है ना। बार वो डॉट वाला डायग्राम नहीं बनाऊं तो भी इससे बात चमकती है। तो दोनों में से दोनों डायग्राम जो हम बनाते थे पीछे, वो दोनों एक ही तो थे, है ना। मैं क्या करता था, ये यहाँ पर इसका पहले FBD बनाया फिर ये वाला। चलो यहाँ पर तो मानते हैं यहाँ पे तो बनाने की जरूरत थी वास्तव में, है ना। लेकिन हम यहाँ पे सीधे समझ भी सकते हैं अब कि सर y दिशा में F नेट 0 होगा तो M1 जी बराबर N1 होगा। तो देखो यार, अब बार बार हमें इधर वाले बल के बनाने की जरूरत नहीं है। हमें दिखता है साफ कि सर अब जो दिखना शुरू हो जाए ना, बस वही मजा है ना। मुझे तो ये भी दिखता है मैं बिना FBD के सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अभी आपको समय लगेगा। तो हमें ये तो दिखने लगा कि सर इधर वाले बल जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इधर वाले बल तो बराबर कर दिए। अच्छा, इसी प्रकार से इसमें भी N2 बराबर M2 जी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं हो रही है भैया। अब इस दिशा में गति होगी तो इस दिशा में तनाव लगा T, ये होगा M1AK। क्यों? क्योंकि जो त्वरण इसका है वही त्वरण इसका है, दोनों साथ में गति करेंगे। तो यहां पर जो T है, T बराबर होगा M1AK। किसके बराबर होगा? M1AK। T बराबर होगा M1 इंटू AK। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें और समझे तो आगे F है, पीछे T है। तो यार जा उस तरफ रहा है तो F बड़ा है या T बड़ा है? खुद कॉमन सेंस से सोच के बताओ पहले तो सर अगर उस तरफ जा रहा है तो F बड़ा होगा T से 110% बात है, तभी तो जा रहा है। तो अगर F बड़ा है T से, F बड़ा है T से तो F माइनस T बराबर होना चाहिए M2 इंटू त्वरण के। क्या ये बात चमकती है भैया सभी को? जो तनाव होगा आगे की तरफ, तनाव T जो होगा वो M1 इंटू A के बराबर होगा, और उसी प्रकार से T F माइनस T जो होगा वो M2 A के बराबर होगा। तो यहां पर ये होगा ये होगा पहला समीकरण, ये होगा दूसरा समीकरण। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बात बन जाए। जोड़ो, अगले पेज पे जाके जोड़े क्या? चलो अगले पेज पे जाके जोड़ते हैं। ये हो जाएगा F माइनस T बराबर M2A, T बराबर M1 है। सर अब जोड़ते क्यों हो? T की वैल्यू रख दो। हाँ, जैसी इच्छा हो तुम्हारी वैसा करो अभी, क्योंकि तुम्हें आगे नहीं पता क्या होने वाला है। आगे T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, तो इसलिए मैं जोड़ना पहले से शुरू कर देता हूं। कैंसिल आउट हो गए, T ने T को मार दिया, तो F बराबर आ गया M1 M2A प्लस M1A, या मैं यहां से A कॉमन लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं M2 प्लस M1 इंटू A, और ये हो गया F के बराबर। ओहो, जो बोला वो तो आ गया। SP स्टार मेथड से हमने कल ही सीख लिया था, है ना, कि F नेट जो होता है वो कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वो ट्रिक हर जगह लगती है, वो बात हर जगह सिद्ध होती है कि F बटे में कुल द्रव्यमान ही हमारा जवाब होता है। F बटे में कुल द्रव्यमान ही हमारा त्वरण होता है और वही हमारा जवाब भी होता है। क्लियर है कहानी? चलो भैया, बहुत मजा आया। ऐसे ही अगर हमसे तनाव पूछते, अच्छा पूछते क्या पूछा, ये यहाँ लिखा दो क्या? तनाव T क्या है? T है सर M1 इंटू AK।
तो M1 कितना है, M1 तो M1 ही है। तो कल नॉर्मल के लिए बात करती वैसी ही बात आज तनाव के लिए हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो M1 इंटू ए कितना है, ए कितना है, ये तो ये रहा F अपॉन में M1 प्लस M2। ऐसे ही 3 डब्बे रख लो, 4 डब्बे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना वही सब कुछ होगा। यहाँ पर एक M1 रखा हुआ है, यहाँ पर एक M2 रखा हुआ है और यहाँ पर एक M3 रखा हुआ है। लो भैया, अब मैंने रख दिए 3 डब्बे। आखिरी सवाल आज की क्लास का, फिर हम अगली क्लास में इसमें और भी गंभीरता भरी चर्चाएं करेंगे। तो ये F बल लगा। अब बताओ, यहाँ पर सभी तक लिखूंगा फिर से वही मैं, त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है तनाव T1 इन दोनों रस्सियों का, इसमें तनाव है T2, ये भी T2 होगा, ये भी T2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो T1 और T2 का भी मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो T1 और T2 का मान क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात कीजिए। क्या मैं सीधे एफबीडी से शुरू हो जाऊं, क्या मैं सीधे एफबीडी से शुरू हो जाऊं? मुझे उम्मीद है सबको ये समझ में आया कि T1 T2 अलग अलग क्यों करे, क्योंकि ब्लॉक अलग अलग है तो रस्सी में तनाव भी अलग अलग होगा, भले ही रस्सी जुड़वा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, इन पे बल अलग अलग है, इनका प्यार अलग अलग है ना, जो जुड़वा हो तो भी क्या हुआ, प्यार तो अलग अलग ही होगा ना, सब कुछ सेम होगा लेकिन बल तो अलग अलग मिलेगा। तो यहां पर सर शुरुआत कर देते M1 से। M1 का एफबीडी बनाओ। वैसे मुझे उम्मीद है बच्चे त्वरण तो डायरेक्ट लिख दिए होंगे अभी तक। M1 का एफबीडी बनाओ। तो M1 पे नीचे लग रहा है सर M1 जी, ऊपर की तरफ लग रहा है N, आगे की तरफ लग रहा है T1 और मुझे पता है कि यहाँ सर N1 नॉर्मल जो होगा वो M1 जी के बराबर होगा। क्योंकि ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आगे की तरफ त्वरण है। तो जो त्वरण होगा क्या मैं लिख सकता हूं, T1 बराबर होगा M1 इंटू ए के। T1 किसके बराबर होगा, M1 इंटू ए के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले के लिए बात करें तो क्या होगा, दूसरे वाले के लिए बात करें, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरे वाले की जिंदगी में झांक कर देखिए सर, तो इसमें लगा नीचे M2G और ऊपर लगा नॉर्मल और आगे की तरफ T2, पीछे की तरफ T1। देख ध्यान से, M2 पे आगे T2 लग रहा है, पीछे T1 लग रहा है। जो भी कोने होते हैं या रस्सी के सिरे होंगे उससे अंदर की तरफ तनाव बनाया जाता है। तो इसका जो त्वरण है सर वो A आगे की तरफ है। त्वरण कहाँ है, A आगे की तरफ है। तो अब मुझे कॉमन सेंस से समझ में आता है सर जी कि यहाँ पर M2 और नॉर्मल मत बनाया करो, वो हमेशा बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये 37 में रखा हुआ है। तो M2G जो बराबर होगा वो N2 के बराबर होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इस दिशा में बात करूं तो 110% T1 बड़ा होगा T2 से, तभी तो वो आगे बढ़ा। तो ये होगा M2A के बराबर। अरे किसके बराबर होगा, M2A के बराबर। तो T1 बराबर M1A आया, T1 माइनस T2 बराबर M2A आया। ये समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आखिरी समीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा M3 के लिए, ध्यान से सोचो मगर ध्यान से। इस पे सर पीछे लग रहा है T2, आगे लग रहा है F, ऊपर को लग रहा है N3 और नीचे की तरफ लग रहा है M3G। ठीक है, तो ये M3G और नॉर्मल फिर से एक दूसरे के बराबर हो गए और त्वरण है इसमें आगे की तरफ। तो अगर इसमें त्वरण आगे की तरफ है तो क्या होगा भैया देखो, तो यहां से हम लिख सकते हैं सर N3 बराबर होगा M3G के 110% और सर इस दिशा में बराबर हो गया, लेकिन आगे बढ़ रहा है ये, तो F जो होगा वो बड़ा होगा। तो F माइनस T2 बराबर होना चाहिए M3A के। ये समीकरण नंबर 3। 1 2 3 T1 T2A, 3 चीजें नहीं पता। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने सोच लिया होगा कि सर A का जो मान है वो F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। देख अभी मैं निकाल के भी दे दूंगा। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दे, एक बार अगले पन्ने पे फिर से लिख रहा हूं, T1 बराबर है M1A के
फिर उसके बाद में T1 माइनस T2 है M2A के, और F माइनस T1 जो है वो M3A के बराबर है। सर आपको कैसे पता? अरे याद है मुझे तो T2 ठीक है, T2 अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, मैंने बोला सही लेकिन हमने लिख उल्टा दिया है ना। अरे T2 ज्यादा होगा, लिख लो T2 ज्यादा होगा T1 से, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। T2 ज्यादा है T1 से, और यहाँ पे F ज्यादा है T2 से, ठीक है। हमने लिखने में उल्टा कर दिया, वही मैं सोचू। देखो कभी भी ऐसे गड़बड़ कर दो ना, मुझे कैसे एकदम से एहसास हुआ ये T1 और T2 जो है ना, वो जब तीन इक्वेशन बनेगी तो आपस में कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे कटे थे ना, ये T कट गया था, तो वैसे 110% कटेंगे, तभी तुमने सही किया है। क्यों? क्योंकि ये सब आंतरिक बल है भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1 और यह T2। चलो ठीक है भैया, अब सही है, सब कुछ चमका। F माइनस T2, F माइनस T2, T2 माइनस T1, T2 माइनस कहाँ गया रे, T2 माइनस T1 है ना। अब इन तीनों को जोड़ दो हम, ये दोनों कट गए। अब समझ में आया मैं जोड़ क्यों खेलता था, है ना। तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो लंबा हो जाएगा, तो जोड़ कर दिया तो T1 T2 सारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से केवल F बचा, और ये बराबर होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A के। अच्छा सर ये कैसे आ गया? बेटा A कॉमन ले लिया मैंने, करूँ क्या? चलो कर देते हैं। इसको जोड़ोगे तो M1A हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो M2A हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो M3A हो जाएगा। तो इसमें से A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3। सिर्फ थोड़ा धीरे धीरे करो। नहीं बेटा, इसमें कोई धीरे करने वाली बात नहीं है, इसे नीचे ले आओ। तो F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर होगा A के। ये खुद भी सोच सकते थे कि भैया यहां पर जो त्वरण होगा वो यही आएगा। अब F आ चुका है, तुम T1 और T2 का मान दो समीकरण है उनसे निकाल सकते हो। जैसे T1 के बारे में भी डायरेक्ट सोचा जा सकता था कि जो T1 होगा सर जी वो होगा M1 इंटू A, या हम लिख सकते हैं M1 इंटू F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या ये बात सभी को चमकती है भैया? बहुत बढ़िया तरीके से। लास्ट बात कर लेते हैं T2 के लिए। तो T2 कैसे निकाले भैया? T2 कैसे निकाले? तो T2 देखिए, ये T1 तो डायरेक्ट सोच सकते थे क्या तुम लोग T1 कि सर ये T1 जो है वो M1 पर लगेगा, M1 को खींच रहा है, तो M1 को खींचने के लिए जो बल होगा, जैसे वहां पे नॉर्मल था धक्का लगाने के लिए, वैसे यहाँ पे खींचने के लिए T1 होगा वह M इंटू त्वरण की। तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे, लेकिन इसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। T2 को डायरेक्ट सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए दिमाग में समीकरण लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में एकदम समीकरण जगा, वो बोला F माइनस T2 जो होगा M3A के। तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। इससे निकालना थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी निकाल लो, वही पड़ेगा। F माइनस T2 जो होगा वो M3A के बराबर है। तो यहां से T2 जो हो जाएगा बेटा वो F माइनस M3A बराबर होगा T2। तो यहां से A का जो मान है उठाकर रख दो, तो वहां से T2 का मान आ जाएगा। तो हो जाएगा F माइनस M3 इंटू A जो है बेटा वो F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 है, बराबर होगा T2 के। तो इसमें LCM आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको इधर गुणा कर लो, है ना। तुम चाहो तो इसे F बाहर रख सकते हो, F कॉमन कर दो। तो यहाँ पे गुणा, जैसे इच्छा हो सॉल्व करो, अपनी अपनी मर्जी भैया, अपना अपना जीवन जैसे करना हो वैसे करो। यहाँ माइनस F M3 आ जाएगा, ये T2 आ गया। तो M3 ने M3 को मार दिया। क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ। ये M1 प्लस M2 प्लस M3 का एलसीएम लिया, इसमें से F कॉमन रख दिया पहले ही, तो इधर गुणा करा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M3। तो फाइनली हमारे पास T2 का भी मान आ चुका है ना। T2 का मान कितना आएगा? T2 का मान जो बन जाएगा सर फाइनल, वो लिख सकते हैं हम F इंटू M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या सर याद कर लूं इसे? हाँ कर ले, याद, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि यहाँ पर जब तीन ब्लॉक रखे होंगे तो वहां पे T2 का मान, T2 मतलब इन दोनों के बीच का ब्लॉक में जो तनाव है उसका मान,
क्लियर है बेटा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्विज के रूप में कुछ सवाल लेते हैं। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, आपको तनाव T2 बताना है। फोटो दिख रहा है, इसमें तनाव T2 बताओ जल्दी से। एकदम आसान सा सवाल, 10 सेकंड का सवाल। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान है जी। चलो भैया टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कैसे करेंगे सवाल? देखो सवाल में बोला है T2 का मान बताइए, तो T2 क्या होगा भैया? T2 के नीचे जो जो है वो सब कुछ T2 को झेलना पड़ेगा। तो उसके नीचे कौन है? 2 किलो और 3 किलो, मतलब 5 किलो है। तो T2 का मान कितना हो जाएगा? 5G न्यूटन, ये T2 का मान हो गया। लो सवाल खत्म होने से पहले शुरू हो गया, है ना, तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन भी हो सकता है, 5G भी ऑप्शन में कर सकते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार का, एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने सवाल को सॉल्व भी किया है। आप चाहो तो पीछे वाला आंसर भी सीधे डायरेक्ट टिक कर सकते हो। M2 और M3 के मध्य तनाव बताना है। चलो भैया टाइम अप टाइम अप टाइम अप। वैसे मेरे विचार से पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमने अभी ही ये वाला ही सवाल सॉल्व करा और हमारा आंसर आया था M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, M1 M2 M3 और M2 और M3 के मध्य तनाव अभी अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ क्विज में भी वही सवाल है, M1 M2 M3 और यहाँ पर तनाव बताना। तो यहाँ पर तनाव कितना हो जाएगा? ये सर हो जाएगा हमने जैसा अभी निकाला M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 प्लस M2 जो पीछे वाले जो है उनकी वजह से ही यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा। क्लियर है? हम फिर से सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया ही है। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। रस्सी में तनाव को लेकर ही आज हमने सारी चर्चा करी। हमें यह समझ में आया कि सर कि अगर एक ब्लॉक है तो इसमें हमें जो तनाव होगा वो तनाव यहाँ पर ये जो दो ब्लॉक है ना, इनके बीच में यहाँ पर ये जो सिरे है ना, ये जो सिरे है, इन सिरों के मध्य जो रस्सी बंधी होगी उस रस्सी में तनाव जो होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा। तनाव हमेशा अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? तो तनाव अंदर की तरफ होगा तो ये तनाव का मान कैसे निकाल सकते हैं? ये बल F है तो इसको नॉर्मल FBD वगैरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तनाव हमेशा अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? छोटी सी बात। इसके अलावा हमने और भी इंपॉर्टेंट प्रकार के सवाल देख लिए थे, है ना। क्या देखा था कि अगर हमारे पास ये 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक, है ना, ऐसा हो सकता है 10 ब्लॉक 15 ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक लटका दे, तो जब हम इस स्ट्रिंग में तनाव देखेंगे तो वो सब नीचे वालों की वजह से होगा। इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो वो सब इसके नीचे वालों की वजह से तनाव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से तनाव वगैरह निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर वस्तु गति कर रही है तो उसमें जिस भी दिशा में गति कर रही है उस दिशा का त्वरण हमें लेना होगा A, और ज्यादा बल या जिस दिशा में गति कर रही है उस दिशा का बल माइनस पीछे की दिशा का बल बराबर होता है MA के, है ना, मतलब परिमाणी बल के बराबर होगा जो M इंटू A के बराबर होना चाहिए। तो रस्सी में तनाव में ये सारी बातें कर ली है। हम अगली क्लास में मिल रहे हैं जिस क्लास में हम रस्सी के तनाव पर ही और चर्चा करेंगे। मतलब इसमें हम महत्वपूर्ण उदाहरण देखें, काफी सारे महत्वपूर्ण उदाहरण। हमें अभी इसमें घिरनी निकाय देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, घिरनी निकाय जो होगा वह क्या होता है ना, या अगर हमारे पास घिरनी है तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं।
क्लियर है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और उसके अलावा ये जो स्प्रिंग बल है, अगर आपको ये तनाव वगैरह की सारी बातें समझ में आ जाएगी, घिरनी निकाय को कैसे हल करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा बेटा। तो स्प्रिंग बल करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है। क्लियर है बेटा? चलो तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज जो मैंने पढ़ा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हर एक बच्चे को रिवाइज करना है, ताकि आने वाले समय में, आने वाली क्लास में हम इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस ही होंगे जो बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी बच्चे कर पाए। क्लियर है बेटा? तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।